Hello everyone. Today we will start a new chapter, that is classification of the elements, है ना? Classification of elements, है ना? जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, दैट इज पीरियोडिक टेबल। शॉर्ट में इसको अपन कह देते हैं पीरियोडिक टेबल। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को ही अपन क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। अब देखिएगा, अगर पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स की मैं अगर बात करूं, तो आपने 10th क्लास में भी इसके बारे में काफी कुछ देख रखा है कि क्या क्या आता है ना, कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए कौन कौन से लॉ दिए, है ना। बट 11th का जो पीरियोडिक टेबल है वो 10th से बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना। 10th में आप ओनली ये पढ़ते थे कि डेट ये मैंडलिस पीरियोडिक लॉ हो गया, या फिर मोजले हो गया, या उससे पहले न्यूलैंड हो गया, या उससे पहले डोबरेनर हो गया। ये आपने पीरियोडिक लॉज डिस्कस कर लिए थे, 10th में हो गए थे। उसके बाद में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपके पास ये था ओनली दैट कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट देन दिस पीरियोडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ऐसा कुछ था। अब अगर अपन 11th की पीरियोडिक टेबल की या क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेंगे। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एक्सेप्शन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब में ही एक्सेप्शन आते रहते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में भी आएंगे आगे। तो सर पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन क्यों आते हैं, क्या रीजन? तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, दिमाग में एक बात रखना कि डेट अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो ना, तो आपके पास जैसे कोई एटम अरेंज है, से आपके पास फर्स्ट पीरियड में एटम हो गए, लिथियम हो गया, लिथियम के बाद आपके पास बेरिलियम हो गया, बेरिलियम के बाद फर्स्ट क्या सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया ना, ये सारा फ्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने लास्ट ईयर देखा था कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती। तो इनके एटम की रेडियस जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, उसको कैलकुलेट करा गया है कि इतनी इसकी रेडियस है, इतनी इसकी रेडियस है, इतनी इसकी रेडियस है। और इसका रीजन बाद में दिया गया है कि ये ऐसा क्यों होता है। तो एक्सेप्शन क्यों आते हैं, उसका रीजन क्या है? बिकॉज एटम की जो रेडियस है वो तो फिक्स रहती है। अब मोस्ट ऑफ केसेस में क्या रहता है कि जो अपना ट्रेंड चलाते हैं वही ट्रेंड चल जाता है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये होगा। बट बीच में किसी एटम की रेडियस जो है वो चेंज आती है, तो वो क्या आ जाता है आपके पास एक्सेप्शन। तो उस एक्सेप्शन को भी अपन क्या करते हैं कि उसका रीजन भी देखते हैं। तो उसका रीजन जो है वो बेसिक रीजन से जस्ट डिफरेंट होता है, इसके कारण से अपन उसको क्या कह देते हैं, एक्सेप्शन कह देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आएंगे एक्सेप्शन। उन एक्सेप्शनल केस को भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा कि ये क्यों आए एक्सेप्शन, क्या रीजन है इसके एक्सेप्शन आने का, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल। अपने को पता है कि जो टोटल एलिमेंट्स है नेचर में, वो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 118 एलिमेंट्स टोटल। इसमें से कुछ आपके पास क्या है, मेटल्स हैं, कुछ आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं, कुछ आपके पास क्या है, मेटलर्स है ना। टोटल आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है वो मेटल है, कुछ आपके पास नॉन मेटल है, कुछ आपके पास मेटलर्स है। तो पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं या क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, उसका रीजन था कि फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स according to their similar properties, their similar properties, एलिमेंट्स को उनके सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना, उसको अपन क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। क्या आपके पास हाइड्रोजन है, उसको छोड़ दीजिए एक बार, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, बेरिलियम है, कैल्शियम है, बहुत सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं। और उन हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या रहती है, डिफरेंट रहती है।
तो उन सभी एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। Arrangement of the elements, arrangement of all the non-elements according to their similar properties is known as periodic table. अब बहुत साइंटिस्ट आए थे, हर एक साइंटिस्ट का अपना अलग अलग व्यू था कि जैसे सबसे पहले अपने पास पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए जो साइंटिस्ट आया वो था प्राउस्ट, फेल हो गया था। प्राउस्ट आया था सबसे पहले, है ना। प्राउस्ट जो है वो आपके पास क्या हो गया था, फेल हो गया था। अपन कहाँ से देखते हैं, अपन देखते हैं डोबेराइनर से कि सर आप डोबेराइनर भी तो फेल हो गया था। बट जो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल अच्छे से जो पीरियोडिक टेबल आपको दी थी वो किसने थी, डोबेराइनर। प्राउस्ट ने तो क्या कह दिया कि जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ही बनते हैं, यानी कि आपके पास कोई भी एलिमेंट होगा वो हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ये किसने कह दिया था, प्राउस्ट। अब आपके पास जो डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, अलग अलग साइंटिस्ट आए, लाइक डोबेराइनर था, लाइक न्यूलैंड था, लाइक लोथरमेयर था, लाइक मेंडलीव था और मोजले था। इसमें से अगर मैं बात करूं तो डोबेराइनर भी आप पढ़ चुके हो, न्यूलैंड भी आप पढ़ चुके हो, लोथरमेयर छोड़ दीजिए, मेंडलीव भी आप पढ़ चुके हो और मोजले भी आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में। 11th में तो आपने नहीं देखा अभी तक। अपन स्टार्ट करते हैं किससे, डोबेराइनर से, कि सबसे पहले आपके पास जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए लॉ माना गया था वो अपने पास कौन सा था, डोबेराइनर ट्राइड्स लॉ। सबसे पहले डोबेराइनर ट्राइड लॉ। सबको पता है क्या था डोबेराइनर ट्राइड्स। ट्राइड की अगर बात करें कि दैट व्हाट इज ट्राइड, वो क्या था, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट इज नोन एज ट्राइड। तीन एलिमेंट का ग्रुप था, उसने उसको क्या कह दिया, ट्राइड कह दिया। एक इंपॉर्टेंट बात और कि जो ट्राइड है वो पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जो ट्राइड है वो आपके पास किससे बिलोंग करेंगे, पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप से। जैसे आपके पास आ गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये आपके पास एक ट्राइड हो गया। आपके पास आ गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके पास एक ट्राइड आ गया, ठीक है ना। आपके पास कौन सा आ गया, एक और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। और आपके पास आ गया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये आपके पास एक ट्राइड आ गया। तो ये ट्राइड था। द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स इज नोन एज ट्राइड। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो क्या कहा था डोबेराइनर ने, डोबेराइनर ने ये बात कही थी कि द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एनी ट्राइड, द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एनी ट्राइड is equal to or approximately equals to the average of rest of two elements। यानी कि जो सोडियम का एटॉमिक मास होगा वो लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास होगा वो क्लोरीन के और आयोडीन के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास होगा वो कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। कि सर कैसे, तो देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7, पोटेशियम का कितना होता है आपके पास 39 और सोडियम का कितना होता है 23। अब एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए इन दोनों की, 39 प्लस 7 अपॉन आप 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 46 अपॉन 2। तो आपके पास एटॉमिक मास कितना आ गया 23। तो इसका एटॉमिक मास भी 23, इन दोनों का एवरेज भी आपके पास कितना 23। मींस सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज से क्या रहता है, इक्वल रहता है। ये किसने कहा था आपको, डोबेराइनर, है ना। नेक्स्ट देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका वेट आपके पास होता है 35.5, इसका वेट होता है 127, इसका वेट होता है आपके पास 80। तो आप देख लीजिए इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए, 127 प्लस 35.5
अपॉन आपके पास 2 आ गया। तो कितना आएगा 162.5 अपॉन 2 मीन्स आपके पास क्या आ गया 81.25। 81.25 ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना 80, यहाँ इन दोनों का एवरेज कितना 81.25, यानी कि 80 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू है किसके 81.25 के। ये आपको किसने बताया डॉबेरिनर। तो डॉबेरिनर ने एलिमेंट्स को एक ग्रुप में क्लासिफाई करा, ग्रुप में डिवाइड करा, हर एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स थे 3 एलिमेंट्स थे और उसको उसने क्या कहा ट्राइड का। और अकॉर्डिंग टू डॉबेरिनर द एटॉमिक वेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ एन ट्राइड is equal or approximately equals to the average of atomic weight of rest of 2 elements। इन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के क्या होगा ये इक्वल होगा। क्लियर है। तो ये आपके पास था फर्स्ट लॉ। सेकंड अपने पास आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ये क्या था। ये देखो हर एक साइंटिस्ट आया, उसने अपने पॉइंट रखे, अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी। जैसे ही उसने अपने अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी, वहां पे कुछ न कुछ उसकी लिमिटेशन आ गई। जैसे डॉबेराइनर की क्या लिमिटेशन थी। डॉबेराइनर की लिमिटेशन थी कि ज्यादा ट्राइड का फॉर्मेशन ही नहीं कर पाए। 3 to 4 ट्राइड थे वो नॉन थे। उसके अलावा जो डॉबेराइनर का लॉ था, जो स्टेटमेंट था, वो किसी और पे एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो वहां पे क्या हो गया फेल। तो जितने भी आपके पास पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के जितने भी लॉज है, उस लॉज के सबके लिमिटेशन कि जैसे न्यूलैंड आया बाद में, तो न्यूलैंड की भी लिमिटेशन आएगी। मैंडलीव आया तो मैंडलीव की भी लिमिटेशन आएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि न्यूलैंड ने क्या कहा। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, if we arrange the elements in increasing order of atomic mass, if we arrange the elements in increasing order of atomic mass, then the physical and chemical properties of first and eighth element will be same। फर्स्ट और एर्थ एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी सेम होगी अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। इसका जो आपके पास जो लॉ है न्यूलैंड का, वो किस पे बेस्ड था, वो बेस्ड था म्यूजिकल नोट पे। सर म्यूजिकल नोट कौन से, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है ना। फर्स्ट लेटर क्या है सा, फिर रे, फिर गा, फिर मा, फिर पा, फिर धा, फिर नी, और फिर एथ लेटर क्या आ जाता है सा आ जाता है। तो कहा कि जैसे म्यूजिकल नोट में फर्स्ट और एथ लेटर सेम होता है, वैसे ही एलिमेंट्स को अगर आप एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो फर्स्ट और एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या रहती है सेम रहती है। ये किसने कहा था आपके पास न्यूलैंड। तो देखते आइए क्या आपके पास आ गया सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर देख लीजिए रे, फिर गा मा पा धा नी। ये आपके पास म्यूजिकल नोट को अरेंज करा। देखो फर्स्ट लेटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, और फिर यहाँ पे एट लेटर आ गया। तो फर्स्ट और एट क्या हो गया सिमिलर। फिर फर्स्ट अगर ये काउंट करोगे तो ये क्या होगा आपके पास एट। तो फर्स्ट एट सिमिलर, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया फर्स्ट और एट सिमिलर। ऐसे यहाँ पे भी देखोगे तो आपके पास क्या आएगा सिमिलर।
अब एलिमेंट्स को अगर अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास तो आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आ गया लिथियम, फिर आ गया आपके पास बेरिलियम, फिर आ गया बोरोन, फिर आ गया कार्बन, फिर आ गया नाइट्रोजन, फिर आ गया ऑक्सीजन, फिर आ गया फ्लोरीन, फिर आपके पास क्या आ गया फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद आपके पास यहाँ कौन आ जाएगा, सोडियम। सोडियम के बाद यहाँ कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद यहाँ कौन आ जाएगा आपके पास, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकन। सिलिकन के बाद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के बाद यहाँ पे सल्फर। सल्फर के बाद यहाँ पे क्लोरीन। उसके बाद पोटेशियम। पोटेशियम के बाद यहाँ कौन आ जाएगा आपके पास, कैल्शियम। ये आपके पास एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अपन ने अरेंज कर दिया, है ना। उसके आगे चलेंगे वापस कि सर गा पे चले, फिर माँ पे चले, तो आधा ही चल लेते हैं। यहाँ पे स्कैंडियम आ जाएगा, यहाँ पे टाइटेनियम आ जाएगा 21 पे। बट तभी तो फेल हो गया ये कि सर कैसे, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अपन ने अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को। तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपके पास क्या है, सिमिलर। यहाँ पे अंडरलाइन कर देते थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो म्यूजिकल नोट हैं उनके लेटर को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते ताकि दिक्कत नहीं। अब देखो फर्स्ट और एट्थ लेटर सेम, साथ साथ, और फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी सेम। फर्स्ट और एट्थ लेटर सेम, तो फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टीज भी आपके पास क्या होगी, सेम। ऐसा ही यहाँ चलेगा, ऐसा ही यहाँ चलेगा, ऐसा ही यहाँ चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। स्कैंडियम और टाइटेनियम में ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ तक हो। तो क्या क्या लिमिटेशन थी इसकी, ये क्यों फेल हो गया, देखो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट क्या है। इफ वी अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर increasing atomic mass, then the physical and chemical properties of first and eighth element will be similar। ठीक है ना। अब लिमिटेशन क्या आ जाती है, सबसे फर्स्ट लिमिटेशन देखो, स्कैंडियम और टाइटेनियम, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अगर बात करें तो स्कैंडियम की एल्यूमिनियम के जैसे नहीं होती, टाइटेनियम की सिलिकॉन के जैसे नहीं होती। स्कैंडियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के जैसे नहीं होती, टाइटेनियम की प्रॉपर्टी सिलिकॉन के जैसे नहीं होगी। मैं आगे आपको बताऊंगा दैट दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो पहली लिमिटेशन तो यही आ गई कि दैट न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ इज एप्लीकेबल अप टू एटॉमिक नंबर 20। यहां तक ही एप्लीकेबल होगा, इससे ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता, यहां तक ही एप्लीकेबल होगा, इससे ज्यादा न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन, क्लियर है। सेकंड लिमिटेशन देखो, अभी तक बच्चों अगर आपने देखा होगा कि मैं फ्लोरीन के बाद सीधा यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सोडियम। क्लोरीन के बाद यहाँ सीधा क्या लिख रहा हूँ, पोटेशियम। क्लोरीन के बाद क्या आ गया, सोडियम। क्लोरीन के बाद मेरे पास क्या आ गया, पोटेशियम। अब एक बात बताओ, अपन जनरली अगर अपन आज की बात की डिस्कस करें या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिस्कस करें, उसमें बीच में आपके पास क्या आ जाता है कि सर हमारे पास तो नियोन भी आता है ना, हमारे पास आर्गन भी आता है, यहाँ आपने लिखा नहीं। तो उस समय तक इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई नहीं थी। जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, होते ही यहाँ पे पंगा हो गया एक और। क्या हुआ सर, देखो इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई तो फ्लोरीन के बाद क्या आएगा आपके पास, कि सर फ्लोरीन के बाद आएगा नियोन, नियोन के बाद क्या आएगा आपके पास, सोडियम। अब देखिएगा ये फर्स्ट एलिमेंट, ये आपके पास कौन सा एलिमेंट हो गया, नाइन्थ एलिमेंट। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एंड नाइन्थ एलिमेंट विल बी सिमिलर। ऐसा ही तो हुआ है ना, फर्स्ट और नाइन्थ की सिमिलर, और इसका स्टेटमेंट क्या था, फर्स्ट और एट्थ की सिमिलर। तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया। तो दो लिमिटेशन है, दिमाग में रखिएगा, एप्लीकेबल अप टू एटॉमिक नंबर 20 फर्स्ट। सेकंड क्या है आपके पास कि इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी होने के बाद फर्स्ट और नाइन्थ एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होने लगी थी, सेम। फर्स्ट और एट्थ की सेम नहीं हो सकती थी, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, फेल। ओके।
नेक्स्ट देखिएगा, लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व ये भी उसी के लिए था, एलिमेंट के अरेंजमेंट के लिए। देखो फर्स्ट अपन ने किसके बारे में डिस्कस करा, डोबेरेंगे के बारे में, वो भी एटॉमिक मास से रिलेटेड था। सेकंड करा न्यूलैंड के बारे में, वो भी एटॉमिक मास से रिलेटेड था। लोथर मेयर कर्व में क्या होता है कि लोथर मेयर कर्व में एक ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन atomic mass and atomic volume। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया गया, ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम। उस ग्राफ से उसने बताया कि कौन से एलिमेंट कौन से होंगे। कि सर कैसे, आइए देखते हैं। कि आपके पास एक ग्राफ बनाया, ये रहा, यहाँ पे एटॉमिक मास एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे आपके पास एटॉमिक वॉल्यूम वाई एक्सिस, यहाँ एटॉमिक मास। ओके, ऐसा ग्राफ इसे मिला। तो इस ग्राफ के 4 पोजीशन थी, कौन कौन सी। एक तो ये वाली, एक आपके पास ये कौन सी पोजीशन है, टॉप। एक आपके पास नीचे वाली, ये कौन सी है, डिसेंडिंग। एक आपके पास कौन सी थी, ये वाली असेंडिंग। और ये वाली आपके पास कौन सी है, बॉटम। चार आपको इसमें पोजीशन मिली जब इसने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया। ठीक है ना, टॉप पोजीशन, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये वाली आपके पास, और बॉटम पोजीशन। तो इसने क्या कहा कि जितनी भी आपके पास एल्कलाइन मेटल्स हैं, गौर फरमाना मैं जो नाम बोल रहा हूं, एल्कलाइन मेटल्स, जितनी भी आपके पास एल्कलाइन मेटल्स हैं वो सारी की सारी टॉप पोजीशन पे रहती है। एल्कलाइन मेटल्स जो है वो सारी की सारी कहाँ रहती है, टॉप पोजीशन पे। अब कईयों के मन में दिमाग में बात आ रही होगी कि एल्कलाइन मेटल्स कौन सी होती है, तो लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारी कहाँ रहती है, टॉप पे। ठीक है ना, ये सारी कहाँ रहती है, आपके पास टॉप पे रहती है, इसने कहा। फिर आपके पास देखो एक असेंडिंग है, एक आपके पास डिसेंडिंग है, और एक आपके पास बॉटम। इसने कहा डिसेंडिंग पोजीशन पे आपके पास कौन रहेगा, यहां रहेंगी एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल के सर कौन सी है एल्कलाइन अर्थ मेटल, लाइक आपके पास कौन सी आ जाती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जिससे असेंडिंग पे कौन रहेगा, असेंडिंग पे होंगे हेलोजेंस। सर हेलोजेंस मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हेलोजेंस। और सर बॉटम पे कौन रहेगा, मैंने कहा बॉटम पोजीशन पे आपके पास रहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे आपके पास स्कैंडियम आ गया, टाइटेनियम आ गया, वेनेडियम आ गया, तो जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब कोई पूछेगा कि सर डी ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है, आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी होगी, कुछ ऐसे करके बनाते हैं। कुछ ऐसे करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाते हैं अपन, अगर आपको पता हो।
ये ऐसे करके बनाते हैं ना। बाकी तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे ही। ये मिडल वाला जो पोर्शन होता है, इस मिडल वाले पोर्शन को अपन कौन से एलिमेंट कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। जो लोथरमेयर कर्व था, उसमें लोथरमेयर कर्व ने क्या करा, एक एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करा। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करा, वो ग्राफ कुछ ऐसा मिला। उसमें 4 पोजीशन थी, एक टॉप पोजीशन, एक डिसेंडिंग, एक असेंडिंग और एक आपके पास बॉटम। टॉप पोजीशन पे आपके पास कौन से एलिमेंट्स थे? एल्कलाइन मेटल्स। एल्कलाइन मेटल्स मींस आपके पास लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ये आपके पास एल्कलाइन मेटल्स। डिसेंडिंग में आपके पास कौन से थे? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन से थे? एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, है ना। डिसेंडिंग में ये थे। असेंडिंग में कौन से आ जाएंगे आपके पास? हेलोजन्स आ जाएंगे। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन। और जो बॉटम पोर्शन है, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। ये सारी टर्म्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मींस आपके पास स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम हो गया। ये सारे इस ग्राफ में कहाँ प्रेजेंट थे? नीचे की ओर प्रेजेंट थे। और ये किसका कर्व था? लोथरमेयर कर्व। कि सर इसके साथ क्या प्रॉब्लम आ गई, इसके साथ क्या लिमिटेशन आ गई? इसके साथ प्रॉब्लम ये आ गई बच्चों कि हर एक एलिमेंट के लिए फिर अलग अलग ग्राफ प्लॉट करके देखना पड़ता कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका वॉल्यूम कम। इस पे क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं? सीधे से आ जाते हैं कि दैट एल्कलाई मेटल्स आर प्लेस्ड एट बॉटम पोजीशन, टॉप पोजीशन, असेंडिंग और डिसेंडिंग। कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेके आ गया कि ये एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है लोथरमेयर कर्व में? असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, टॉप में, बॉटम में। तो ये बस सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। अपने को तो दिमाग में एक ही बात रखनी है कि टॉप पे तो एल्कलाइन होंगे मेटल्स, डिसेंडिंग पे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, असेंडिंग पे हेलोजन, और ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ रहेंगे? बॉटम। ये सब टर्म्स क्लियर हो जाएगी कि इसको हेलोजन क्यों कहते हैं। अभी बता देते हैं। हेलोजन मीन्स क्या होता है? हेलोजन मीन्स, हेलो का मतलब होता है आपके पास सॉल्ट, जन का मतलब होता है जेनेसिस, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? हेलोजन। उसको अपन क्या कहेंगे? हेलोजन। एल्कलाइन मेटल्स बिकॉज ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस का फॉर्मेशन करते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, तो इनको अपन क्या कहते हैं? अर्थ मेटल्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? ये बच्चों अपने को जब जैसे जैसे क्लासें होती जाएगी, वैसे वैसे अपने को पता चल जाएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। धीरे धीरे इनका जो भी अपन स्पेशल चीजें देख रहे हैं, जो आज से पहले नहीं पढ़ रखी, वो चैप्टर जैसे जैसे कंटिन्यू होगा वैसे वैसे क्लियर होगी। ओके, तो ये था आपके पास लोथरमेयर कर्व। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैंड्यूज पीरियोडिक टेबल। सर ये तो हमारे करी हुई है 10th में। अच्छी बात है, 10th में करी हुई, तो अपने को पता है कि अकॉर्डिंग टू मैंड्यूज the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic mass। ये भी किस पे डिपेंड किया? आपके पास एटॉमिक मास पे डिपेंड। इसने भी क्या कहा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है एलिमेंट के, ये उसने कहा था। किसने? मेंडलीव। कुछ बातें बताई थी कि फर्स्ट टाइम इसने क्या करा, एडवांटेज की बात करें कि फर्स्ट टाइम इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा पीरियड में, या कह सकते हैं कि अरेंज करा किसमें? पीरियड और ग्रुप में। कि सर पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं? देखो पीरियड्स क्या होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं,
ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको अपन क्या कह देते हैं, पीरियड्स कह देते हैं। ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको अपन क्या कह देते हैं, ग्रुप कह देते हैं। तो यहाँ पे पीरियड्स कितने बनाए देखो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दीज आर पीरियड्स, दीज आर कॉलम, सॉरी जो कॉलम है वो आपके पास क्या है, ग्रुप। ये आपके पास जैसे फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ ग्रुप, ये सिक्स्थ ग्रुप, ये सेवंथ ग्रुप। ये तो आपके पास हो गए ग्रुप जो वर्टिकल कॉलम्स है। ये आपके पास क्या हो गए, पीरियड हो गए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और आपके पास थर्ड हो गया। वैसे मेनली की पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपके पास ये 3 ग्रुप पीरियड्स नहीं थे, ज्यादा 6 थे ना। मैंने आपको समझाने के लिए बताया दैट दीज लाइंस आर नोन एज पीरियड्स एंड दीज कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप। इसको पीरियड्स कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और क्या क्या एडवांटेज थी मेनली के पीरियोडिक टेबल की, ये अपन डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ओके, मिलते हैं कल, थैंक यू।